नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर के जो न्यूज़ आया है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को आधार बनाकर के जो न्यूज़ आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मध्यस्थता बिल को आधार बनाकर के जो न्यूज़ आया है, हम उस पर भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। डार्क मैटर पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है फेलिंग द फॉरेस्ट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया गया है। और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर जो नए नियम बनाए गए हैं उससे भारत में जो बुनियादी ढांचे के लिए परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए वन भूमि को डाइवर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे जो है यहाँ पर सरल बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो क्षतिपूरक वनीकरण है यानी कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन है, उसके लिए भूमि की उपलब्धता को भी यहाँ पर आसान बनाया गया है। तो यहाँ पर सरकार के अपने तर्क हैं। लेकिन अगर हम वन संरक्षण नियम 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि इसके तहत जो है कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। जैसे यहाँ पर यह कहा गया कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके निगरानी उद्देश्यों के लिए जो है यहाँ पर एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी और इसके अलावा एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का भी इसके तहत गठन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर यह कहा गया है कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और यह जो सलाहकार समिति है वह जो है जो प्रस्ताव आएंगे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर के या फिर अन्य परियोजनाओं को लेकर के, तो उसको लेकर के ये क्या करेंगे, केंद्र सरकार को अपनी सलाह देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस सलाहकार समिति को बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है वह क्या करेगा, तो वह केंद्र सरकार को जो है वनों के संरक्षण जुड़े हुए किसी भी मामले पर अपनी सलाह देगा, सिफारिश देगा। साथ ही साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं जिनके लिए वन भूमि को डाइवर्ट किया गया है उसको लेकर के भी ये क्या करेगा, अपनी सलाह देगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि राज्य स्तर पर जो है एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति को बनाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यह समिति का मुख्य कार्य ये होगा कि अगर किसी परियोजना के लिए किसी वन भूमि का ट्रांसफर करना है, हस्तांतरण करना है, तो यहाँ पर उससे जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उनकी जो प्रारंभिक समीक्षा है वह जो है इस स्क्रीनिंग समिति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस समिति की जो है बैठक महीने में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और यह राज्य सरकार को समयबद्ध तरीके से जो है इन परियोजनाओं को लेकर के अपनी सलाह देगी। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसी परियोजनाएं जो कि 5 से 40 हेक्टेयर भूमि को डाइवर्ट करने वाली हैं, मतलब कि एक ऐसी परियोजना है जिसमें कि 5 से 40 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट करना है यानी कि उसका हस्तांतरण करना है उस परियोजना को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये परियोजनाएं गैर खनन परियोजनाएं हैं तो यहाँ पर यह जो समिति है वह इस परियोजना की जो स्क्रीनिंग है वह 60 दिनों के अंदर करेगी और अपना जो दिशा निर्देश है या फिर जो सलाह है वह जो है यह समिति 60 दिनों के अंदर सरकार को पेश कर देगी। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर परियोजना खनन परियोजना है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए जो है 75 दिनों का समय इस समिति को दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी परियोजना है जहां पर 40 से 100 हेक्टेयर के बराबर वन भूमि को डाइवर्ट करना है उस परियोजना के लिए,
तो यहां पर अगर वह परियोजना गैर खनन परियोजना है तो यहां पर समीक्षा के लिए जो है 75 दिनों का समय इस समिति को दिया जाएगा। और अगर यह कोई खनन परियोजना है तो यहां पर 90 दिनों का समय जो है समीक्षा के लिए इस समिति को दिया जाएगा। यानी कि इतने दिनों के अंदर यह समिति सभी पहलुओं पर गौर करके राज्य सरकारों को जो है अपनी सलाह देगी। इस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि ऐसी कोई परियोजना है जहां पर 100 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को डाइवर्ट करना है उस परियोजना के लिए, तो यहां पर अगर वह परियोजना गैर खनन परियोजना है तो यहां पर इस समिति को 120 दिनों का समय दिया जाएगा। और अगर यह खनन परियोजना है तो यहां पर इसके लिए 150 दिनों का समय समिति को दिया जाएगा। यानी कि यहां पर सरकार का यह कहना है कि समयबद्ध तरीके से जो भी परियोजनाएं हैं जिनके लिए वन भूमि को डाइवर्ट करना है उस पर जो है यहां पर समिति के द्वारा अपनी राय पेश की जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि इससे वह यह करना चाह रही है कि जो वन भूमि का डाइवर्सन होता है किसी भी परियोजना के लिए, उसकी जो समय सीमा है उसको यहां पर कम किया जाए। इसी तरीके से यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिस पर जो है बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि नियमों में यह कहा गया है कि जंगल को काटने से पहले जो वहां के वनवासी समुदाय हैं या फिर जो अनुसूचित जनजातियां वहां पर रहती हैं उनसे जो सहमति प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है वह अब राज्य सरकार की होगी, जो पहले केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य था। यानी कि अगर कोई परियोजना है जिसके लिए मान लीजिए 10 हेक्टेयर भूमि जो कि वन भूमि है उसे डाइवर्ट करना है, वहां पर जो वन है उनको काटना है, तो जो पहले यहां पर नियम थे वो ये कहते थे कि अगर आपको किसी भी योजना के लिए जंगल को काटने की आवश्यकता है तो उस जंगल को काटना है या नहीं काटना है इसके लिए आपको परमिशन उस जंगल में रहने वाले जो समुदाय हैं उनसे लेना होगा, और इसकी जिम्मेदारी पहले केंद्र सरकार की थी, लेकिन अब यहां पर यह जो जिम्मेदारी है वह राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। यहां पर जो नियम है वह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों की बात करते हैं। यहां पर यह कहा गया है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई वन भूमि को आपको किसी कंपनी को सौंपना है, किसी योजना में उसको डाइवर्ट करना है, तो यहां पर क्या करना होगा, आपको उस वन में रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, जो वनवासी हैं, उनसे जो है पहले सहमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन यहां पर जो नियम है उसमें यह कहा गया है कि सहमति प्राप्त करने से पहले ही जंगल की जमीन को जो है किसी कंपनी को सौंपा जा सकता है। और जो क्षतिपूरक वनीकरण है, यानी कि जितना वन कटेगा उसके जगह पर किसी और जगह पर जो वन लगाने की बात होती है, जिसे हम कहते हैं क्षतिपूरक वनीकरण, तो उसके लिए यहां पर सरकार कंपनी से भुगतान पहले ही ले सकती है। तो ये जो प्रावधान है इसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसका विरोध भी किया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यह जो बदलाव है वह वन अधिकार कानून का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सरकारों को सबसे पहले वनवासियों से परियोजना की मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके बाद वन की जो भूमि है वह किसी कंपनी को सौंपा जाता है। यह उस नियम का जो है खुला उल्लंघन है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वेदांता केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनसे आप सहमति प्राप्त कीजिए और उसके बाद ही जंगल की जमीन किसी कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि मंजूरी लेने से पहले ही आप जंगल की जमीन को किसी निजी डेवलपर्स को सौंप सकते हैं, क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पैसे ले सकते हैं, यह कहीं ना कहीं जो है इन कानूनों का खुला उल्लंघन है। क्योंकि अगर आप जमीन पहले ही सौंप देंगे तो उसके बाद अगर आप ग्राम सभा बुलाते हैं या फिर वहां के स्थानीय लोगों से बातें करते हैं तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। यहां पर एक और बात है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए
कोई कंपनी जो है किसी स्टेट में जो है कोई योजना लेकर के आई है और वहां पर उस योजना के लिए वन भूमि को डाइवर्ट करना है, यानी कि वन भूमि को उस कंपनी को सौंपना है। यहां पर ये नियम ये कहते हैं कि मान लीजिए जो वन भूमि है वह ऐसे राज्य की वन भूमि है जहां पर पहले से ही 2/3 से अधिक क्या है, जंगल हैं। मतलब कि कोई स्टेट ए है जहां पर जो वनों का भौगोलिक क्षेत्र है वह उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 से ज्यादा है या फिर 2/3 है, और वहां पर अगर किसी जंगल की जमीन का डाइवर्सन होता है किसी परियोजना के लिए, तो यहां पर ये नियम ये कहते हैं कि जो क्षतिपूरक वनीकरण है, मतलब कि वनों को काटने के बदले में जो नए वन उगाए जाएंगे, जिसे हम कहते हैं क्षतिपूरक वनीकरण, वह जो है किसी दूसरे राज्य में किया जा सकता है जहां पर वनों का जो प्रतिशत है वह उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से 20% से कम है, यानी कि ऐसे राज्य जहां पर जंगल की कमी है। अगर ये दोनों स्टेट इसके लिए राजी हैं तो यहां पर ये नियम भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके ऐसे नियम है कुछ जिसको लेकर के बहुत सारा विरोध हो रहा है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है। तो जो नियम है उनको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द न्यू गाइडलाइन टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि 4 जुलाई को जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने होटल और रेस्तरां में जो सेवा शुल्क लगाया जाता है उसके संबंध में इन अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए जो है 5 प्रमुख दिशा निर्देशों की घोषणा की है। यानी कि जिस तरीके से अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पर जो सर्विस चार्ज आपसे लिया जाता है, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नजरों में क्या है, एक अनुचित प्रथा है, उसको बंद करने के लिए जो है, उसको रोकने के लिए जो है सीसीपीए के द्वारा कुछ दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। यानी कि अगर आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पर जो सर्विस आपको दी जाती है, तो उसके बदले में यहां पर होटल क्या करते हैं, आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं आपके बिल के ऊपर। और इसी को लेकर के यहां पर सीसीपीए के द्वारा जो है ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता को यह लगता है कि कोई होटल या रेस्टोरेंट इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, यानी कि जानबूझ करके उन पर जो है सेवा शुल्क लगा रहा है, तो वे जो है एनसीएच पर यानी कि नेशनल कंज्यूमर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1915 पर कॉल करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर जो edakhil.nic.in है उसके माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है उसने जो है जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट के द्वारा अनुचित तरीके से सर्विस चार्ज लगाया जा रहा था अपनी सेवाओं को देने के लिए, उन प्रथाओं को रोकने के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना कि आखिर ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है और इसकी शक्तियां क्या हैं, ये कैसे काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो प्राधिकरण है उसका गठन जो है वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसने जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस किया है। और यहां पर इसकी धारा 10(1) के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का जो स्थापना किया गया है उसे जो है उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए, झूठे या जो भ्रामक विज्ञापन फैलाए जाते हैं उन्हें जो है विनियमित करने के लिए बनाया गया है। यानी कि इससे जुड़ी हुई शक्तियां उसे दी गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सीसीपीए है उसके पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत यह अधिकार है उसको कि वह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रयास करेगा कि कोई भी व्यक्ति अनुचित प्रथाओं का
उपयोग ना करे, झूठे विज्ञापनों का उपयोग ना करे और ना ही उपभोक्ताओं से गलत तरीके से कोई चार्ज वसूल करे। तो यहां पर जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को इसलिए बनाया गया है ताकि जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। यहां पर आपको ध्यान में रखना है किस अधिनियम की धारा 21 में यह कहा गया है कि अगर कोई कंपनी झूठे और भ्रामक विज्ञापन फैलाती है तो यहां पर जो है प्राधिकरण उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उनके प्रोडक्ट को सीज कर सकता है या फिर उन पर फाइन भी लगा सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि आखिर जो नए दिशा निर्देश प्राधिकरण के द्वारा दिए गए हैं उसमें क्या कहा गया है। यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई होटल या फिर रेस्तरां भोजन के बिल में जानबूझ करके या फिर गलती से सेवा शुल्क जोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि कोई भी होटल या फिर रेस्टोरेंट बिल में जो है सेवा शुल्क को नहीं जोड़ेगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वे जो हैं वह किसी और नाम से जो है सेवा शुल्क को नहीं ले सकते। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उपभोक्ता को स्पष्ट तौर पर यह बताया जाएगा कि जो सेवा शुल्क वहां पर जोड़ा गया है वह क्या है, ऐच्छिक है। यानी कि अगर आप होटल के सर्विस से खुश हैं तो यहां पर आप अपनी मर्जी से जो है अगर चाहते हैं कि होटल को जो है सर्विस चार्ज दिया जाए तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन कोई होटल और रेस्टोरेंट सीधे सीधे बिल में जो है सेवा शुल्क को जोड़ नहीं सकता। यानी कि यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह जो है सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं चाहता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके खाने का बिल बनता है उस पर आपने पहले से ही सारे टैक्स दे रखे हैं। यहां पर जो सर्विस चार्ज इन होटलों के द्वारा लिया जाता है, रेस्टोरेंट के द्वारा लिया जाता है, वह यह कहकर लिया जाता है कि वहां पर जो सर्विसेज हैं वो काफी अच्छी हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए बिल में जो है एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज यहां पर ये होटल या फिर रेस्टोरेंट वाले जोड़ देते हैं। तो यहां पर उस सेवा शुल्क की बात हो रही है, आपको यह ध्यान में रखना है। यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर होटल और रेस्टोरेंट उन उपभोक्ताओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे जो होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, लेकिन सेवा शुल्क नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पर इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जो कि रेस्टोरेंट के बिल में जो सेवा शुल्क जोड़ा गया है उसको पे नहीं करना चाहता है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो रेस्टोरेंट हैं या फिर जो होटल हैं वे वैसे लोगों को ही अपनी सेवाएं दें या फिर उनकी एंट्री कराएं जो कि वहां पर सेवा शुल्क देंगे। नहीं तो वैसे लोग जो सेवा शुल्क नहीं देंगे उनको जो है एंट्री से वहां पर रोका जा सकता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश या ऐसा कोई भी प्रावधान जो है ये होटल और रेस्टोरेंट वाले नहीं बना सकते। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है इन दिशा निर्देशों में, उसमें यह कहा गया है कि जो सेवा शुल्क होटल के द्वारा लगाया जाता है, रेस्टोरेंट के द्वारा लगाया जाता है, उसे जो है बिल की कुल राशि में जोड़ करके और उस पर जो है जीएसटी लगा करके एकत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सेवा शुल्क है, अगर आप कोई खाना खा रहे हैं कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो जो भोजन का बिल है उसके साथ जोड़ करके जो कुल राशि बनती है उस पर अगर कोई होटल मालिक जीएसटी एकत्रित कर रहा है तो यह भी क्या है, गलत काम है। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश यहां पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के दिशा निर्देश प्राधिकरण के द्वारा क्यों दिए गए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है वहां पर ऐसे बहुत सारे कंप्लेन मिले थे जहां पर यह बताया गया था कि जो होटल मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिल में अनावश्यक रूप से जो है सेवा शुल्क को ऐड कर दे रहे हैं। और यहां पर जब इन शिकायतों का जो नंबर है वो बढ़ने लगा तो यहां पर जो है ये दिशा निर्देश जारी करने का फैसला सीसीपीए के द्वारा लिया गया। आमतौर पर यह होता है कि जो आपका शुल्क मेनू होता है उसमें जो है सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाता,
जब आप खाना खा लेते हैं तो बाद में जो है जो आपका टोटल बिल बनता है उसमें एक्स्ट्रा जो है सर्विस चार्ज इन होटल और रेस्टोरेंट वालों के द्वारा लगाया जाता है, जिसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें की गई थी। और इन्हीं सभी को दूर करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जो है क्या किया है, अपना दिशा निर्देश जारी किया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है एमपीज पैनल अपोज मेडिएशन बिल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मध्यस्थता बिल 2021 है उसे जो है संसद की अस्थाई समिति के पास भेजा गया है, और यहाँ पर वो जो समिति है उसका नाम है कानून और न्याय पर संसदीय अस्थाई समिति, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी हैं। और इसी समिति ने जो है मध्यस्थता बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर के अपनी आशंकाएं जताई हैं। यहां पर समिति का यह कहना है कि अगर हम जो मध्यस्थता है यानी कि जो मीडिएशन है उसे जो है अगर हम संस्थानीकरण करते हैं या फिर भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करते हैं, जिसकी चर्चा इस बिल में की गई है, तो यहां पर जो है इस विधेयक में पर्याप्त बदलाव करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मध्यस्थता बिल है उसमें जो है किन इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा की गई है और यहां पर अस्थाई समिति ने जो है क्या क्या कहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा मध्यस्थता बिल 2021 है उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई सिविल या फिर कमर्शियल विवाद है, ध्यान रखिएगा सिविल या फिर कमर्शियल विवाद है, तो यहां पर हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो दो लोग हैं वे क्या करेंगे, अदालत में या फिर किसी ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले मध्यस्थता का सहारा लेंगे, यानी कि मध्यस्थता का सहारा लेकर के क्या करेंगे, अपना जो विवाद है उसे निपटाने का प्रयास करेंगे। इसकी बात जो है यहां पर मध्यस्थता बिल 2021 में की गई है। यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए ये जो दोनों व्यक्ति हैं उन्होंने मध्यस्थता के जरिए अपने विवादों को निपटारा करने का फैसला किया है, और यहां पर यह भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक पक्ष जो है यह चाहता है कि वह जो है अदालत में इस मामले को लेकर के जाना चाहता है, तो अगर मध्यस्थता के 2 सत्र हुए हैं और कोई पक्ष ये चाहता है कि उन 2 सत्रों के बाद वह मध्यस्थता से बाहर निकल जाए, यानी कि इसका फैसला अदालत या फिर किसी ट्रिब्यूनल में हो, तो इसका अधिकार भी जो है यहां पर इन पक्षों को दिया जाएगा। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है इस बिल में, उसमें यह कहा गया है कि जो मध्यस्थता की प्रक्रिया है वह जो है 180 दिनों के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए, और अगर ये दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि जो मध्यस्थता की प्रक्रिया है उसे 180 दिन से बढ़ाया जाए, तो यहां पर और 180 दिनों के लिए इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर दो पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी होते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 180 दिनों में जो है मध्यस्थता पूरी कर ली जाए। लेकिन अगर मामला थोड़ा सा गंभीर है तो यहां पर हो सकता है कि 180 दिन पूरे होने के बाद अनदर 180 दिन के लिए क्या किया जाए, मध्यस्थता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों का राजी होना आवश्यक है। यहां पर यह भी कहा गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर के संसद की अस्थाई समिति ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, यहां पर जो है भारतीय मध्यस्थता परिषद के गठन करने की बात कही गई है इस बिल में। और यहां पर इसका कार्य क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, जो मध्यस्थ होते हैं, मतलब जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थ का काम करेंगे, उनका पंजीकरण करने का काम जो है भारतीय मध्यस्थता परिषद का होगा। वैसी संस्थाएं जो मध्यस्थता करवाएंगी, जिसके हम बोलेंगे मध्यस्थता संस्थाएं, उनके सदस्यों को प्रशिक्षित करना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, यानी कि उनको मान्यता देना, ये सारे के सारे कार्य किसके होंगे, भारतीय मध्यस्थता परिषद के। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस बिल में यह कहा गया है कि एक भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाएगा। इसी बिल में इस बात को भी कहा गया है कि वे कौन से ऐसे मामले होंगे जिन पर जो है मध्यस्थता नहीं हो सकता है। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि कोई क्रिमिनल अपराध है तो यहां पर जो है उसका निपटारा जो है वह कोर्ट में ही होगा,
मध्यस्थता के जरिए जो है इसका निपटारा नहीं किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा विवाद है जिसमें कि किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है, तो यहां पर जो है ऐसे विवादों को भी मध्यस्थता के जरिए हम सुलझा नहीं सकते हैं, यानी कि इसकी जो निर्णय है वो भी कोर्ट में ही होना चाहिए। यानी कि सरकार ने उन अपराधों की सूची भी यहां पर बनाई है जिसके लिए जो मध्यस्थता है वह उपलब्ध नहीं है, और इन सूचियों को जो केंद्र सरकार है वह अमेंड भी कर सकती है, संशोधित भी कर सकती है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी हुए हैं और सेशन जो है वह 2 से ज्यादा हो चुका है, और दोनों पक्ष 2 सेशन होने के बाद भी मध्यस्थता जारी रखते हैं, तो यहां पर जो भी समझौता होगा वह इन दोनों पक्षों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, और जो अदालत के फैसले हैं उसी तरीके से इसको लागू करना होगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या किया है, मध्यस्थता बिल के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक बार से फिर से रिवाइज करा दिया है, क्योंकि आपको यह समझ आए कि आखिर जो संसदीय स्थायी समिति है उसने जो है किन बातों पर अपना आपत्ति जताया है। अब यहां पर जो संसदीय स्थायी समिति है उसने ये कहा है कि जिस तरीके से हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर किसी 2 पक्ष के बीच में कोई सिविल या फिर कमर्शियल विवाद है तो वह अदालत या फिर किसी ट्रिब्यूनल में जाने से पहले मध्यस्थता करे, यह जो है सही नहीं है। यहां पर समिति का यह कहना है कि पूर्व मुकदमा मध्यस्थता को अनिवार्य बनाना जो है वह सही नहीं होगा, और केंद्र को उच्च न्यायालयों को मध्यस्थता के लिए नियम बनाने की सख्ती देने के प्रावधान के खिलाफ यहां पर समिति ने चेतावनी दी है। तो यहां पर जो बिल है वो ये कहता है कि जो हमारे उच्च न्यायालय है वे क्या कर सकते हैं, मध्यस्थता के लिए नियम बना सकते हैं। तो यहां पर समिति का यह कहना है कि उच्च न्यायालय को जो है इस तरह के पावर नहीं देने चाहिए, और मुकदमा दाखिल करने से पहले जो मध्यस्थता है सिविल मामलों में या फिर कमर्शियल मामलों में उसे जो है अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। यहां पर जो है समिति का यह भी कहना है कि आखिरकार सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े हुए जो गैर व्यावसायिक प्रकृति के विवाद हैं उन्हें जो है मध्यस्थता में क्यों शामिल नहीं किया गया है, यह प्रश्न जो है इनके द्वारा उठाया गया है। यहां पर इस बात को भी लेकर के आशंका जताई गई है कि आखिर मध्यस्थ कौन बनेगा। आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो बिल है उसमें यह कहा गया है कि जो वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से संबंधित समस्याओं से निपटने वाले जो लोग होंगे वे क्या होंगे, परिषद के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब कि जो हमने बात की कि भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाएगा, तो उनका जो अध्यक्ष है या फिर सदस्य है वो कौन बन सकते हैं, जिन्हें कि वैकल्पिक विवाद समाधान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया हो, काम किया हो। अब यहां पर समिति का यह कहना है कि हमें जो है भारतीय मध्यस्थता परिषद का जब अध्यक्ष चुनना है, जब सदस्यों को चुनना है, तो उसके लिए एक चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए, और उसकी सिफारिश पर ही भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो यहां पर जो कुछ प्रावधान है उसको लेकर के संसदीय स्थायी समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो यहां पर आपको समझना यह था कि आखिर जो मध्यस्थता बिल 2021 है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, और संसदीय स्थायी समिति ने जो है किन किन बातों पर जो है अपनी आपत्ति जताई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द सर्च फॉर डार्क मैटर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर्स की। आप सभी जानते हैं कि जब हम डार्क मैटर की बात करते हैं तो डार्क मैटर उन कणों से बने होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसीलिए हम इन्हें डार्क मैटर कहते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं होने के कारण ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनको खोजा जाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है
कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये दोनों मिलकर के ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वे जो है इतने सफल नहीं हुए हैं डार्क मैटर को खोजने में। और यहाँ पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हम ब्रह्मांड में जो कणों के बीच में परस्पर क्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो है कणों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वे जो है 4 तरह के फोर्स का परिणाम है। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर साइंटिस्टों का ये कहना है कि चूंकि डार्क मैटर ऐसे कणों से बने होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये जो कण हैं वे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के माध्यम से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि यहां पर जो है ये जो डार्क मैटर्स हैं और उनके जो कण हैं वे जो हैं जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डार्क मैटर्स होते हैं उनके पास मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशन है, उसको लेकर के हमारी समझ भी बहुत ही कम है और इसी वजह से जो है अभी तक एक्सपेरिमेंट उतने सफल नहीं हुए हैं, यानी कि डार्क मैटर को हम पूरी तरीके से खोज नहीं पाए हैं। हालांकि इनके होने की पुष्टि सभी एक्सपेरिमेंट में की गई है। और यहां पर जो है इसी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि डार्क मैटर्स को डिटेक्ट करेगा, जिसका नाम है लक्स जैपलिन एक्सपेरिमेंट यानी कि LZ एक्सपेरिमेंट। आपको ध्यान में रखना है कि इसका गठन जो है 2012 में लक्स और जैपलिन समूहों को मिलाकर के किया गया था और वर्तमान में US, UK, पुर्तगाल और रूस के 30 से भी ज्यादा संस्थान जो हैं इसमें शामिल हैं। और यह जो प्रयोग है वह साउथ डकोटा में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में स्थित है। और यहां पर जो है जो डार्क मैटर हैं उनको डिटेक्ट करने को लेकर के कार्य किया जा रहा है। यहां पर अति संवेदनशील डिटेक्टर बनाए गए हैं जो कि वीकली इंटरेक्टिंग मासिव पार्टिकल्स को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डार्क मैटर को लेकर के अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। डार्क मैटर क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है और उसको खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनके नाम और उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नए दिशा निर्देश क्यों जारी किए हैं, वे उपभोक्ता हितों की रक्षा कैसे करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह चर्चा करनी होगी कि आखिर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है क्या, उसके कार्य क्या हैं, और उसके बाद आपको यह समझाना होगा कि जो नए दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं सर्विस चार्ज को लेकर के, जो कि होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, वे क्यों जो है यहां पर जारी किए गए हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब की चर्चा जो है आप यहां पर जरूर करें। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यस्थता कानून क्या है, इसके प्रावधानों पर समालोचनात्मक चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जो मध्यस्थता कानून है उसको समझाना होगा। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आप उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं और इसके जो अलग अलग प्रावधान है जिसकी मैंने यहाँ पर चर्चा की है उनका आपको क्या करना है, चर्चा करना है समालोचनात्मक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके प्रो और कॉन्स दोनों को आपको यहाँ पर बतलाना होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।